नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये हाउ टू क्रिएट एनी डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूजिंग पाइथन का पार्ट 4 है। आज के ट्यूटोरियल को दोस्तों काफ़ी ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज के ही ट्यूटोरियल में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में फॉर्म बनाना, फॉर्म में मेन्यू को प्लेस करना और साथ ही साथ लेबल, एंट्री बॉक्स और बटन का क्रिएट होना और एस्केप की से वापस से रिमूव हो जाना, ये चीज़ें सीख ली थी। लेकिन अब अगर हम एंट्री बॉक्स में कोई चीज़ लिखते हैं और सेव करते हैं तो ये एक टेबल में जा कर के सेव हो जानी चाहिए। ठीक है, टेबल को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग डेटाबेस को समझते हैं, और डेटाबेस के एग्जांपल के लिए मैं आपको टैली प्रोग्राम का एक एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा कि जैसे ही हम टैली प्रोग्राम में कोई कंपनी क्रिएट करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि उस पाथ पे जहां पर हम लोगों ने कंपनी क्रिएट की है वहां पर एक फोल्डर ऑटोमेटिकली बन जाता है। ठीक है, उसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, डेटाबेस। तो डेटाबेस इज द कंटेनर ऑफ टेबल, जहां पर टेबलें हम लोग प्लेस करेंगे उसको डेटाबेस बोलते हैं। अब हमारे जो प्रोग्राम्स होंगे उनमें हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, उनमें हमें किस चीज़ को टेबल में सेव करना है, वो पर्टिकुलर हो सकता है कि 2 टेबल की ज़रूरत पड़े या 20 टेबल की या 200 टेबल की। तो वो सारी की सारी टेबल हम लोग कहाँ पर बनाएंगे, डेटाबेस में बनाएंगे। ठीक है, अभी दोस्तों मैंने इस प्रोग्राम को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि जैसे ही ये प्रोग्राम रन हो तो यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट हो जाए। लेकिन अब आप लोग सोचेंगे कि हम वापस से प्रोग्राम को ओपन करेंगे तो क्या फिर से डेटाबेस क्रिएट होगा? नहीं दोस्तों, हम लोग वहाँ पे कंडीशन देंगे कि अगर डेटाबेस मौजूद नहीं है तभी डेटाबेस बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। और फिर उसके बाद हमें अपने प्रोग्राम में कितनी टेबल की आवश्यकता होगी उनको भी डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो फर्स्ट पॉइंट होता है, कनेक्ट टू द डेटाबेस। अब इसको सेल्फ डॉट कॉन, ये तो मेरा वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल क्या चीज होती है दोस्तों पाइथन में? अगर आप लोगों ने अलजेब्रा पढ़ी हो तो हम लोगों को क्या दे दिया जाता था, x इज इक्वल टू 5 और फिर पूछा जाता था x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, 8 होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि भैया x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने 5 डिक्लेयर कर दी है। इसी तरह सेल्फ डॉट कॉन क्या है, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू एसक्यूलाइट 3 डॉट कनेक्ट एग्जाम्पल डॉट db। ठीक है, एसक्यूलाइट 3 मतलब वो पाइथन प्रोग्राम समझेगा, अच्छा भैया एसक्यूएल लाइट 3 के डेटाबेस को यूज कर रहे हैं। डॉट कनेक्ट का मतलब हो गया कि अगर जहां पर हमारा पाइथन प्रोग्राम सेव है वहीं पर ही एक डेटाबेस फाइल जनरेट हो जाएगी। अगर नहीं है तब जनरेट हो जाएगी और अगर मौजूद है तब ये जनरेट नहीं होगी। और दोस्तों दिस लाइन कनेक्ट टू एन एसक्यूलाइट डेटाबेस फाइल नेम्ड example.db। if the file does not exist it will be created। ठीक है, अगर फाइल मौजूद नहीं होगी तो यहाँ पर आप अपने डेटाबेस का जो भी नाम लिखेंगे वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट लाइन दोस्तों बहुत ही कंपलसरी है, और इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा। सेल्फ डॉट कॉन हमारा वेरिएबल है, एसक्यूलाइट 3 डॉट कनेक्ट मतलब इसका होता है कि जहां पर हमारा पाइथन प्रोग्राम सेव होगा वहां पर ये
एक डेटाबेस बना देगा। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड टेबल। डेटाबेस इज द कंटेनर ऑफ टेबल, मतलब डेटाबेस एक प्लेस होता है जहां पर हम अपनी जरूरत के हिसाब से जो टेबल्स बनाई हैं उनको सेव कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसका एक मतलब ये भी होता है कि अगर डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं है तब भी हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक सिंगल कोटेशन के साथ आपके डेटाबेस को नाम देना होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ example.db लिया, आप अपने नाम का भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपका नाम हरी सिंह है तो sing.db भी ले सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो हमने समझ लिया। अब दूसरा पॉइंट होता है दोस्तों क्रिएट अ कर्सर। तो देखिए सेल्फ डॉट कर्सर इज आल्सो अ वेरिएबल। अब देखिए सेल्फ डॉट कॉन, अब ये जो सेल्फ डॉट कॉन है अभी मैंने आपको बताया कि ये एक वेरिएबल है। और सेल्फ डॉट कॉन मतलब क्या होता है कि SQLite 3 डॉट कनेक्ट और ब्रैकेट में example.db, ठीक है। तो सेल्फ डॉट कॉन मतलब ये हो गया। और डॉट कर्सर, अब ये डॉट कर्सर क्या भला होती है? देखिए दोस्तों, ये हमें SQL कमांड को एग्जीक्यूट करने में हमारी हेल्प करता है डेटाबेस में, ठीक है। और साथ ही साथ डेटाबेस से इंटरेक्ट भी होता है। अब SQL कमांड क्या होती है? SQL कमांड को समझने से पहले हमें SQL मतलब समझना होगा। SQL मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। एंड इट इज द पॉपुलर लैंग्वेज ऑफ डेटाबेस प्रोग्रामिंग। दोस्तों अगर आपको सिर्फ और सिर्फ SQL में ही कमांड है और आप चाहें तो SQL बेस पर भी एक से एक बेहतरीन जॉब कर सकते हैं दोस्तों, जिनकी एनुअल सैलरी कम से कम 12 से 13 लाख रुपए होगी। और काफ़ी सिंपल होता है और हर रिलेशनल डेटाबेस में SQL क्यूरी वर्क करती है, ठीक है। तो हम लोगों ने डेटाबेस को क्रिएट करना सीख लिया, साथ ही साथ कर्सर को क्रिएट करना सीख लिया। अब थर्ड चीज आती है सबसे इम्पॉर्टेंट कि भैया हमने डेटाबेस बना लिया, उसमें कर्सर को भी एग्जीक्यूट करा दिया। अब हमको बनाना है टेबल। टेबल मतलब जहाँ पर हम अपने डेटा को सेव करेंगे तो वो डेटाबेस के टेबल में जा कर के सेव होगी, ठीक है। टेबल से मेरा मतलब आप समझिएगा कि टेबल दो चीज़ों से बनती है, एक रो और दूसरा कॉलम। जैसे यहाँ पर एक टेबल मैंने बनाई है, इसी प्रोग्राम की हेल्प से इसकी फर्स्ट हेडिंग आईडी हो गई और दूसरी हेडिंग टेक्स्ट हो गई। तो सेल्फ डॉट कर्सर, व्हाट इज द सेल्फ डॉट कर्सर? हमें सेल्फ डॉट कर्सर को समझने से पहले सेल्फ डॉट कॉन को समझना होगा। सेल्फ डॉट कॉन क्या था कि SQLite 3 डॉट कनेक्ट example.db, वहां पर सेल्फ डॉट कर्सर से हम लोगों ने कर्सर बनाया था। तो सेल्फ डॉट कर्सर मतलब हो गया कि जो हमारी example.db वाली डेटाबेस थी वहां पर हमें एक SQL कमांड एग्जीक्यूट करनी है। तो क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, ये एक टेबल को क्रिएट कर देगा अगर वो इंट्रीज नाम की टेबल नहीं होगी। और यहाँ पर दो हम लोग कॉलम ले लेंगे, एक आईडी जो कि इंटीजर होगी और दूसरी टेक्स्ट जो कि टेक्स्ट होगी। और इसको नॉट नल यूनिक रखेंगे, मतलब अगर एक बार हमने उस टेक्स्ट को क्रिएट कर लिया तो वापस से हम लोग उस टेक्स्ट को क्रिएट नहीं करेंगे। और सबसे लास्ट में होता है दोस्तों सेल्फ डॉट कॉन डॉट कॉमिट। कॉमिट मतलब होता है सेव द चेंजेस। अगर हम अपने प्रोग्राम में कोई भी चेंजमेंट करते हैं तो सेल्फ डॉट कॉन डॉट कॉमिट से उसको एक्सेप्ट करा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये एक समरी है पाइथन डेटाबेस प्रोग्रामिंग की कि सबसे पहले हमें एक डेटाबेस फाइल बनानी होगी। अब वो हम चाहें तो बना सकते हैं या चाहें तो उसको कनेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और उस डेटाबेस का नाम क्या होगा दोस्तों?
example.db। फिर इसके बाद हम लोग कर्सर को क्रिएट करेंगे। कर्सर को किस वजह से क्रिएट करेंगे? क्योंकि हमें एसक्यूएल कमांड को एग्जीक्यूट करवाना है। फिर इसके बाद दोस्तों तीसरे पार्ट में हम लोग उसी डेटाबेस में एक टेबल को जनरेट करेंगे। फिर self.con.commit की सहायता से अपने किए गए वर्क को रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, जब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये जो हमारे सामने example.db की एक फाइल देख रहे हैं दोस्तों, इसको अभी हम लोग डीबी ब्राउज़र की हेल्प से ओपन करना सीख लेते हैं। फिर आगे आने वाले ट्यूटोरियल में हम लोग इसके विषय में और भी बारीकी से चर्चा करेंगे। तो मैं अपने डेस्कटॉप पर आ गया हूं और आप लोग डेस्कटॉप पर ये रेड कलर जो सर्कल है यहाँ पर देख सकते हैं, डीबी ब्राउज़र एसक्यूलाइट। जब हम लोग इसको ओपन करेंगे तो इसका जो प्रोफार्मा होगा वो इस तरह का होगा। दोस्तों मैंने डीबी ब्राउज़र एसक्यूलाइट 3 के विषय में आप लोगों को प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया था, लेकिन अगर आपको वहाँ कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो दोस्तों मैं आप लोगों को वापस से बता देता हूँ। अगर आपको डीबी ब्राउज़र डाउनलोड करना है तो सिंपली गूगल में आपको क्या लिखना होगा, डीबी ब्राउज़र, बस। उसके बाद आप लोग डाउनलोड लिंक पर पहुंच जाएंगे और वहां से एसक्यूलाइट 3 को अपने सिस्टम में इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, जब आप लोग इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह से स्क्रीन ओपन होगी। फिर हम लोग फाइल पर क्लिक करेंगे, ओपन डेटाबेस पर क्लिक करेंगे और जहां पर हमारी फाइल सेव है उस डीबी को यहाँ पर इंपोर्ट करा लेंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर ब्राउज डेटा करें तो आप लोग देख सकते हैं कि आईडी और टेक्स्ट नाम से एक फील्ड बन गई है दोस्तों। अभी हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल में और भी फील्डें बनाएंगे और उन फील्डों को आपस में ऐड करना भी सीखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसका जो मेन प्रोग्राम है वो सेटअप द डेटाबेस, मतलब self.setup_database, और ये इसका प्रोग्राम है। ठीक है दोस्तों, तो self.con सबसे पहले एसक्यूलाइट 3 में example.db डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे। अगर वो कनेक्ट नहीं है तो न्यू क्रिएट करेंगे। फिर कर्सर की हेल्प से हम लोग अपनी एसक्यूएल कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे और एग्जीक्यूट कमांड की हेल्प से हम लोग एक छोटी सी टेबल को जनरेट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के टॉपिक को मैं यही फिनिश करता हूँ, लेकिन अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके भी देख लेंगे। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब दोस्तों ये है हमारा डीबी ब्राउज़र, इसको ओपन कर लेते हैं और साथ ही साथ जो हमारा पाइथन प्रोग्राम है हम लोग उसको भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थोड़ा सा टाइम लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग वेट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस मेरे जो ट्यूटोरियल चल रहे हैं इनका मेन मकसद है कि आप लोग उन चीज़ों की बारीकी को समझें, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, अब दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अभी कोई भी example.db मौजूद नहीं है, लेकिन जैसे ही हम लोग प्रोग्राम को रन करेंगे, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि example.db की जो डेटाबेस फाइल है वो जनरेट हो गई है। अब अगर इसको ओपन करना है, ठीक है, तो हम लोग डीबी ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे और फाइल में आकर के ओपन डेटाबेस में जाकर के और जहां पर हमारा डेटाबेस सेव होगा उसको सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे और ब्राउज डेटा करेंगे, तो हमें इनकी फील्ड और कॉलम
विजिबल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के टॉपिक को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि किस तरह से हम लोग फॉर्म बनाएंगे, किस तरह से मेन्यू आइटम बनाएंगे। फिर जब हम लोग मेन्यू आइटम पर क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो एक नई फॉर्म स्क्रीन ओपन होगी, जिसकी सहायता से हम लोग अपने वर्क को काफ़ी इजीली बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक को मैं यही फिनिश करता हूँ, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।